हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर बीएड सेकेंड सेमेस्टर का जो हमारा सब्जेक्ट है शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और ये हमारा यूनिट 3 चल रहा है, यूनिट 3। ठीक, इसमें हम पढ़ रहे हैं प्रोसीजर ऑफ एक्शन रिसर्च यानी क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रियाएँ, जो अब एंडिंग की तरफ बढ़ चुका है। यानी कि बस 1-2 और वीडियो, फिर उसके बाद हमारा यूनिट समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम यूनिट 4 पढ़ेंगे। ठीक, तो आप लोग भी बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं कि समाप्त करिए, जल्दी करिए, परीक्षा होने वाले हैं। तो बस आप ये जानिए कि हर सेकेंड सेमेस्टर का हर एक दिन आपको एक वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या है। इससे पहले वाले हमने पढ़ा था कि बहुत सारी चीज़ें, क्या कि किसी भी एक्शन रिसर्च को करने के लिए किन किन प्रोसीजर, किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। बहुत अच्छी तरीके से समझा था। समस्या क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, कैसे हाइपोथेसिस बनती है, हाइपोथेसिस की परिभाषा क्या है, उसकी विशेषता क्या है, ठीक है, महत्व क्या है, और समस्या के बारे में पढ़ा था। मैंने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। अगर आपने अभी भी नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आइए पढ़ने के लिए। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि क्या है ये क्रियात्मक अनुसंधान में परिणामों के मूल्यांकन की विधियाँ। यानी आज हमें पढ़ना क्या है कि क्रियात्मक अनुसंधान के परिणामों के मूल्यांकन की विधियाँ पढ़ना है। मेथड्स ऑफ इवेल्युएशन ऑफ रिजल्ट इन एक्शन रिसर्च। इसका कहने का मतलब है यानी कि इन सब तमाम चीज़ें करने के बाद आपने प्रॉब्लम फाइंड किया, हाइपोथेसिस किया, और उसके बाद जो भी हाइपोथेसिस बनाया, अब उसका क्या है, अब हमें परिणाम मूल्यांकन करना है। जो भी आपने रिजल्ट निकाला, जो भी किसी समस्या का आपने एंड रिजल्ट निकाला, उसका अब या कोई भी टीचर जो ऑब्जर्वर है या फिर जो रिसर्च जांचने वाला है, ठीक है, अब हम उसका मूल्यांकन करेंगे। ठीक, देखते हैं कि क्या है। देखिए, इसमें इन सब जितने बिंदु हैं इन पर हमें चर्चा करनी है। इन सब के द्वारा हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि एक्शन रिसर्च का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जा सकता है, जिसमें कि हमारा पहला है प्रश्नावली विधि, क्वेश्चनियर मेथड। दूसरा है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू मेथड। तीसरा है प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन मेथड। चौथा है रेटिंग स्केल विधि यानी रेटिंग स्केल मेथड। और द लास्ट वन इज अनुसूची विधि यानी शेड्यूल मेथड। ठीक, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है कि प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि क्या है, नाम से ही लगभग में आप परिचित हो चुके होंगे या फिर जानते हैं। प्रश्नावली का मतलब क्या, किसी भी प्रश्न का उत्तर या फिर जो प्रश्न की श्रृंखला होती है उसी का उत्तर। क्वेश्चनियर सेशन सुने होंगे कि यहाँ पर क्वेश्चनियर चल रहा है, प्रश्नावली चल रही है। ठीक है, देखते हैं क्या है। लुंडबर्ग के अनुसार आपके एग्जाम में पूछ देगा कि प्रश्नावली विधि को एक्सप्लेन करिए, उल्लेखित करिए। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले परिभाषा, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, क्योंकि आपको एक बार क्रिस्टल क्लियर एकदम अच्छे से हो जाए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक, लुंडबर्ग के अनुसार मूल रूप में प्रश्नावली उत्तेजकों का एक समूह है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि प्रश्नावली क्या है, वो उत्तेजकों का समूह है जिसका प्रयोग शिक्षित व्यक्तियों पर, ठीक है, शिक्षित व्यक्तियों पर उन उत्तेजकों के प्रति उनके शाब्दिक व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। क्या करने का मतलब है, देखते हैं। फंडामेंटली अ क्वेश्चनियर इज अ सेट ऑफ स्टिमुली इन विच लिटरेट पीपल आर एक्सपोज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व देयर वर्बल बिहेवियर अंडर दोज स्टिमुली। यानी कि जो क्वेश्चनियर है ये क्या है, एक सेट है, लिखा है कि प्रश्नावली उत्तेजकों का एक समूह है। अ सेट ऑफ स्टिमुलस। ठीक है, यानी कि स्टिमुलस क्या होता है, अगर नहीं जानते होंगे तो जब आप टेट सीटेट की तैयारी करेंगे तो वहाँ पर स्टिमुलस जो है वो एक वर्ड है, एक टर्मिनोलॉजी है जो बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग होगा। तो आपको बस हिंट दे दूँ कि वो क्या है। वो क्या होता है कि स्टिमुलस का मतलब होता है कि उद्दीपक, यहाँ उत्तेजना लिखा है, उसका उद्दीपक भी होता है, यानी जिसकी ओर हम आकर्षित होते हैं। यानी ये उन प्रश्नों का एक आकर्षण हो, उन प्रश्नों का एक समूह होता है जिसके प्रति, यानी बहुत सारे आकर्षित प्रश्न रहेंगे, बहुत सारे प्रश्न रहेंगे जिनके प्रति क्या है, शिक्षित व्यक्ति आकर्षित होंगे और उन
उत्तेजकों के प्रति उनके वर्बल बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है। यानी इन सब के बारे में जो शिक्षित व्यक्ति है वो क्या सोचता है, वो क्या बोलता है। यानी यहाँ पर 3-4 पॉइंट दिया गया है, ये क्या क्वेश्चन है, इन सब के बारे में आप भाई पढ़े लिखे हैं, शिक्षित व्यक्ति हैं, इन सब के बारे में आप क्या सोचते हैं, बस यही है हमारा क्वेश्चनियर है। ठीक, उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। अगला है कि गुणे एवं हार्ट के अनुसार, थोड़ा सा स्ट्रेंज नेम है, पर गुणे एवं हार्ट के अनुसार सामान्यतः प्रश्नावली किसी रूप में दिए गए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का एक साधन है। देखिए ये थोड़ा सा कठिन था, ये तो उससे लो है यानी सरल है, जिसे उत्तरदाता स्वयं भरता है। इन जनरल द वर्ड क्वेश्चनियर रेफर्स टू अ डिवाइस फॉर सिक्योरिंग आंसर टू क्वेश्चंस बाय यूजिंग अ फॉर्म विच द रिस्पोंडेंट फिल इन हिमसेल्फ। ठीक, यही लिखा है कि सामान्यतः प्रश्नावली किसी रूप में दिए गए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का एक साधन है। ये है प्रश्न दिया गया है, इसी का उत्तर प्राप्त करने का साधन है। भाई क्वेश्चनियर करते हैं, आपके टीचर आपका क्वेश्चनियर करते हैं, प्रश्नावली विधि का प्रयोग करते हैं ताकि उत्तर प्राप्त कर सके। ठीक है, ये हो गई इसकी परिभाषा। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके प्रकार, किन प्रकार की प्रश्नावली विधि का प्रयोग करते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट बिंदु है, किन बातों का ध्यान रखा जाता है प्रश्नावली विधि में, और उपयोगिता और सीमाएं के बारे में जानेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है कि प्रश्नावली के प्रकार यानी टाइप ऑफ क्वेश्चनियर, कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2 प्रकार दिए गए हैं। पहला है अप्रतिबंधित प्रश्नावली यानी अनरिस्ट्रिक्टेड क्वेश्चनियर, और दूसरा है प्रतिबंधित प्रश्नावली यानी रिस्ट्रिक्टेड क्वेश्चनियर। ये क्या है, देखिए इसमें आएगा वो सब प्रश्न जिसमें आप बिना किसी बाउंडेशन के लिख सकते हैं, जैसे कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली को कैसे सुधारें। ठीक, ये आपका क्या है, अनरिस्ट्रिक्टेड क्वेश्चनियर है यानी अप्रतिबंधित है। आप बिना किसी बाउंडेशन के आप लिख सकते हैं, आप अपने हिसाब से जिस प्रकार से सोच सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली को किस प्रकार से हम बेटर, किस प्रकार से उन्नत बना सकते हैं। ठीक, तो ये सब क्या है, इसी प्रकार से अन्य कोई भी चीज़ ले सकते हैं कि बच्चे को ये चीज़ नहीं आ रहा है, अभी कोई भी चीज़ मान लीजिए कि इसी समय का, जैसा इस समय चल रहा है कि यूक्रेन और रूस में क्यों युद्ध हो रहा है, तो बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत सारे रीज़न हैं। तो वही क्या है कि ये है अनरिस्ट्रिक्टेड क्वेश्चनियर है। ठीक, दूसरा क्या है हमारा कि प्रतिबंधित प्रश्नावली यानी रिस्ट्रिक्टेड क्वेश्चनियर में क्या आएगा कि आपको कौन सा खेल पसंद है, या फिर ऐसे क्या आपको क्रिकेट पसंद है, क्रिकेट पसंद है। आप उत्तर, एक ऑप्शन रहेगा यस, दूसरा ऑप्शन है नो। तो या तो आप यस जवाब देंगे या तो नो जवाब देंगे, यही 2 दे सकते हैं। ठीक है, तो यही है। अच्छा, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। फिर अब हम देखते हैं कि प्रश्नावली निर्माण संबंधी महत्वपूर्ण बातें। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी कि रिस्ट्रिक्टेड या अनरिस्ट्रिक्टेड कौन कौन से प्रश्न होते हैं। ठीक, आप इसको ये मान सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप हमारे प्रश्न होते हैं वो क्या है, हमारे रिस्ट्रिक्टेड यानी प्रतिबंधित, जब बाउंड बात कर देते हैं कि भाई अब उसके दिख नहीं सोच सकते, इन्हीं 4 ऑप्शन में से आपको चूज करना है। और ये अनरिस्ट्रिक्टेड में से क्या है, यानी आपको दीर्घ उत्तरी प्रश्न लिखना है, लघु उत्तरी प्रश्न लिखना है, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव रहेगा तो उन्हीं 4 ऑप्शन में से आपको चूज करना पड़ता है। ठीक, अब देखते हैं कि प्रश्नावली निर्माण संबंधी महत्वपूर्ण बातें। देखिए कोई भी क्वेश्चनियर बनाने के लिए कौन कौन सी बातों को हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर क्वेश्चनियर कंस्ट्रक्शन। ठीक, पहला हमारा है कि
प्रश्नावली का उद्देश्य सटीक एवं अत्यंत स्पष्ट होना चाहिए। अ क्वेश्चनियर्स ऑब्जेक्टिव मस्ट बी स्ट्रेट यानी एंड क्रिस्टल क्लियर। ठीक, सटीक और अत्यंत स्पष्ट होनी चाहिए। कोई भी आप क्वेश्चन बना रहे हैं एज ए टीचर, तो उसका जो भी उद्देश्य हो वो स्पष्ट होना चाहिए। ऐसे ही कोई क्वेश्चन नहीं बना जाता है। जानते हैं, अगर आप कोचिंग पढ़ाते होंगे, आप बच्चों को टेस्ट लेते होंगे, तो एक उसका प्रॉपर मेथड होगा, एक प्रॉपर मैनर होगा उसके बनाने का। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि प्रश्नावली का उद्देश्य क्या है, वो सटीक व अत्यंत स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा हमारा क्या है कि प्रश्नों की भाषा सरल व बोधगम्य हो। प्रश्नों की भाषा सरल होनी चाहिए ताकि जो भी उस चीज़ को दे रहा है या फिर क्वेश्चन का जो आंसर दे रहा है वो उसको आसानी से कर सके। आप आईएएस के पेपर नहीं दे रहे हैं कि प्रश्नों की भाषा जो है वो एकदम कठिन होनी चाहिए। आपका वो टेस्ट नहीं लिया जा रहा है, एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं है, तो प्रश्नों की भाषा सरल और बोधगम्य हो, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और क्या है कि प्रश्नावली में समाविष्ट कोई भी प्रश्न दोहरे अर्थ न रखते हो और न ही संदिग्ध हो। यानी आप ऐसे क्वेश्चनियर कंस्ट्रक्ट करेंगे, ऐसी प्रश्नावली तैयार करेंगे जिसमें समाहित प्रश्न दोहरे अर्थ न रखते हों और न ही संदिग्ध हो। आप यूपी टेट वालों जो होते हैं आयोग, उनके जैसा नहीं करेंगे कि क्या होता है उनका ना, कभी कभी एक दो प्रश्न ऐसे हर साल ऐसा होता है कि विवादित प्रश्न जरूर वो लोग निकाल के रख देते हैं। अब वही क्या कोर्ट में जाता है भाई, जो बच्चा एक दो नंबर से आगे पीछे होगा तो वो कोर्ट में जाकर रहता है। हर साल की वही उनकी यही कहानी है। आप जब यूपी टेट में जाएंगे, अभी यूपी टेट जाना क्या है, जाएंगे ऑब्वियसली, जब आप यूपी टेट देंगे तो देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमेशा दोहरे अर्थ वाले और संदिग्ध होता है कि ये होगा, ऑप्शन होगा, ये होगा कि बी होगा। आप माने ये कोचिंग वाले बताएं कि वहाँ वही है, ए होगा, लेकिन पता चला कि आयोग बोल दिया कि नहीं डी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये संदिग्ध रहता है। आपको ऐसे क्वेश्चनियर नहीं तैयार करना है। अगला क्या है कि उत्तरों के लिए विकल्प स्पष्ट होने चाहिए। यानी क्वेश्चनियर के जो प्रश्न है आंसर के लिए स्पष्ट विकल्प होने चाहिए। अगर आप ये रिस्ट्रिक्टेड क्वेश्चनियर बना रहे हैं तो उसके लिए विकल्प क्या है, वो स्पष्ट होने चाहिए। और उपयुक्त स्थान, यानी अगर आप अनरिस्ट्रिक्टेड क्वेश्चनियर बना रहे हैं तो उसके लिए उपयुक्त स्थान होना चाहिए। नहीं कि इतना बड़ा वर्तमान शिक्षा प्रणाली के लिए आप बोल दिए हैं कि इसके बारे में लिखो और बस इतना सा पेज के लिए जगह छोड़ के देखिए इतने में लिखो। क्या लिखना है आप इसमें, क्या लिखेंगे, पढ़ाई छोड़ दो, यही हमारे कैसे सुधारेंगे? ऐसा तो है नहीं, तो एकदम बकवास सा है। ठीक, तो ये बोल रहा है कि उत्तरों के लिए विकल्प स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट होने चाहिए तथा उपयुक्त स्थान हो। ठीक, अगला क्या है कि प्रश्नावली अत्यंत लंबी न हो। प्रश्नावली क्या है, वो अत्यंत लंबी ना हो। प्रश्नावली के लिए आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो गया आपको बैंक का पेपर देना है, लोग देखे भी होंगे इतना लंबा, तो उसके बाद प्रश्न निकल के आया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला क्या है लास्ट कि उसका बाह्य प्रारूप रुचि उत्पन्न करने वाला हो, जिससे उत्तरदाता उत्तर देने के लिए तैयार हो जाए। जब इतना बड़ा प्रश्न रहेगा, अच्छा आप कोई ना कोई ऑब्वियसली कंपटीशन का एग्ज़ाम दिए ही होंगे, तो कोई ऐसे प्रश्न हो जाते हैं कि एक्चुअली मेनली होता है पैराग्राफ वाले में कि ऐसे प्रश्न होते हैं बहुत लंबे लंबे। एक तो लंबे प्रश्न होते हैं, ऊपर से इंटरेस्ट भी नहीं आता है तो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ इन्हीं लंबे प्रश्न में से कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखता है कि अरे उत्तर निकल रहा है, तो हम क्या करते हैं, उत्तर देने के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। ठीक, इस बात को आप समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, तो देख लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या है सीमाएँ उसकी और क्या विशेषता, उपयोगिता क्या है उसके बारे में देखते हैं और सीमाएँ क्या हैं। देखिए, अब है कि प्रश्नावली की उपयोगिता यानी यूटिलिटी ऑफ क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर या प्रश्नावली मेथड जो हम यूज करते हैं, इसकी क्या क्या उपयोगिता है इसके बारे में देखते हैं। लिखा है कि इस विधि से कम समय में एवं कम खर्च में अनुसंधान से अधिक इकाइयों का अध्ययन किया जा सकता है। यानी कम समय और कम खर्च में हम जो रिसर्च है उसमें मैक्सिमम जो भी यूनिट है इंफॉर्मेशन वो प्राप्त कर सकते हैं। किसी के बारे में जानना है, बच्चे के बारे में जानना है, तो बच्चे अपने हिसाब से लिखते हैं, तो हम कम समय में भी
और कम खर्चा भी कम लगेगा, भाई उसको तो बहुत ज़्यादा करना नहीं है। तो क्या कर सकते हैं कि इस विधि से कम समय में एवं कम खर्च में अनुसंधान से अधिक इकाइयों का अध्ययन किया जा सकता है। दूसरा क्या है कि उत्तरदाता अपने विषय में, देखिए अपने विषय में सूचनाएं भेजता है या लिखता है, इसलिए विश्वसनीय प्रदत्त मीन्स होता है डाटा, थोड़ा सा ज़्यादा हिंदी हो गया, प्रदत्त मीन्स होता है डेटा, ठीक है, एकत्र किए जा सकते हैं। यानी जो उत्तरदाता होता है वह अगर लिख रहा है यानी अनरिस्ट्रिक्टेड यानी अप्रतिबंधित अगर प्रश्नावली है उसके बारे में लिख रहा है, तो क्या करते हैं वो सूचनाएं इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है जो क्या होती है बहुत ही विश्वसनीय होती है। इसके द्वारा हम जान सकते हैं कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है, ठीक। और देखिए यहाँ पे क्या है कि सामाजिक विज्ञानों में प्रश्नावली सबसे अधिक उपयुक्त होने वाला साधन है, यानी जो सामाजिक सोशल साइंसेस होते हैं उसमें इन सब विधियों का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। आप देख भी सकते हैं कि सभी सामान्य ज्ञान का जो क्यूज होता है वो मेनली ऑब्जेक्टिव ही होता है, 4 ऑप्शन रहेंगे, इसी में से आपको चूज करना होता है, मेनली यूज उसी में होता है, ठीक। अगला क्या है कि उत्तरदाता अपने इच्छाओं और भावनाओं के सही प्रकाशन द्वारा स्वतंत्र रूप से उत्तर दे सकते हैं। देखिए जो उत्तरदाता होता है वो अपनी इच्छा और भावना, अपने इमोशन और अपनी रुचि के अनुसार क्वेश्चन लिखता है, आंसर देता है। आप भी अगर एग्ज़ाम में लिख रहे हैं और एग्जामिनर जब चेक करता है तो जरूरी नहीं कि किताबी भाषा सब लिखते हुए जाए, लेकिन कभी कभी होता है कि कुछ टॉपिक आपके एग्ज़ाम में पूछेंगे जिसमें वो आपका कॉमन सेंस देखते हैं एग्जामिनर, तो वहीं पर वो चेक करेंगे कि आपकी क्या इच्छा है, आपकी क्या भावना है। वो बोल देगा क्योंकि एजुकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो बोल देगा कि भाई एजुकेशन को सुधारने के क्या क्या उपाय हैं, आप क्या सोचते हैं, ठीक। तो यही है कि अपनी इच्छा और भावनाओं को सही प्रकाशन के लिए स्वतंत्र होते हैं और स्वतंत्र रूप से आप उत्तर भी दे सकते हैं। ये हमारी उपयोगिता के अंतर्गत आएंगे, ठीक। अब हम देखते हैं कि प्रश्नावली की सीमाएं, भाई कोई किसी भी चीज़ की अच्छाई भी है तो बुराई भी होती है, तो लिमिटेशन क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। लिखा है कि उत्तरदाता स्वयं प्रश्नावली को अपूर्ण ही छोड़ देते हैं। अधिकतर ऐसा होता है कि थोड़ी सी नहीं आ रही है तो छोड़े यार कौन ही जाएगा लिखने के लिए। वही जैसे मैंने बताया था कि कौन कौन बातें पर ध्यान देना चाहिए कि प्रश्नावली या फिर क्वेश्चन जो बना रहे हैं आप, प्रोफार्मा बना रहे हैं, उसका पहले लंबा ना होनी चाहिए, बहुत लंबा ना हो, प्रश्न बहुत लंबा ना हो, बोझिल ना हो और रुचिकर ना हो। अधिकतर ऐसा होता है कि जो उत्तरदाता हो क्या होता है कि वो छोड़ देता है, हम भी छोड़े हैं, आप भी छोड़ते होंगे कि प्रश्न नहीं आ रहा है, छोड़ो यार, कौन नहीं करने जाए, ठीक। दूसरा क्या है कि बहुत से उत्तरदाता निर्देशों की अवहेलना करके प्रश्नावली को मनमाने ढंग से भर देते हैं। कभी कभी होता है कि वो ये जो ब्लैंक फिल करने गोला भरने वाला आता है क्वेश्चन, उसमें क्या करते तो निर्देश दिया रहता है कि नहीं बस 1 करेंगे तभी सही होगा, लेकिन लोग 2 कर देते हैं, अब उसी में लगेंगे गुड़ा गड़बड़ करने लगते हैं, फिर बाद में वही दिक्कत का कारण बनता है, व्हाइटनर का प्रयोग कर देते हैं, खुरच देते हैं, ठीक है। तो वे क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा ये दिक्कत होती है कि जो निर्देशों की अवहेलना कर प्रश्नावली को मनमाने ढंग से भर देते हैं, लिखते हैं। अगला है कि यदि अध्ययनकर्ता प्रश्नावली को व्यक्तिगत रूप से नहीं भरता है, देखिए इस बात को ध्यान देगा, तो प्राप्त प्रदत्त यानी डाटा विश्वसनीय नहीं रहता है। इसके लिए एक बात, कोचिंग है, हम पढ़ा रहे थे, तो हुआ ये कि जो एक लड़का था उसको हम सवाल दिए थे, वो लगा ले रहा था, हम बड़ा खुश हो रहे थे कि देखने में तो भाई ठीक ठाक लग रहा है। वो बहुत ही साई किस्म का था लड़का, ज़्यादा बोलता नहीं था, तो हम बहुत खुश थे कि उसका मतलब दिमाग का तेज लड़का है। तो हम उसके सवाल देते जा रहे थे, वो जाता था 10 मिनट में लगा के आता था। तो जो अन्य जो बच्चे थे वो बताते कि नहीं सर ये पूछता है दूसरे अपनी बहन से पूछता है, तो हम विश्वास नहीं कर रहे थे। तो एक दिन उसको जब सवाल दिए तो हम उस पर वॉच कर रहे थे कि देखते हैं क्या करता है। तो वो बार बार हमको देख रहा था कि कब देख रहे कब नहीं देख रहे हैं। तो एक बार वो जब लगा पूछने पता चला कि वो सब अपनी बहन से पूछ कर लाता था और सवाल बस 5 मिनट में लगा कर चले जाता था। मैं बहुत खुश था। तो बस वही क्या कि पहले तो उसने भरोसा तोड़ा, अब उसने मेरा भरोसा था, हम पहले उसको हम तोड़े अच्छे से, कि हम उसके भरोसा किए कि ये बहुत अच्छा लड़का है, तेज लड़का है, हम उसे विश्वास कर लिए। उसने मेरा विश्वास तोड़ा, हम उसको तोड़े, ठीक है। अगला है कि प्रश्नावली की शब्दावली भ्रमपूर्ण होती है जिससे उत्तर देने में कठिनाई होती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप जो महत्वपूर्ण बातें बताए थे एक क्वेश्चनियर बनाने के लिए, उस पर अगर ध्यान न देते हुए अगर आप ऐसे क्वेश्चन बना देता है
जो प्रश्न क्या होते हैं वो भ्रमपूर्ण पैदा करते हैं, जिससे उत्तर देने में कठिनाई होती है। आपके एग्जाम में फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम दिए होंगे और देंगे तो कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे जो बहुत ही भ्रम उत्पन्न करेंगे, ये किस में जाएगा या फिर इसका उत्तर क्या लिखें, तो वो बहुत कठिनाई करता है। तो छोड़ना तो है नहीं, लिखते हैं, कुछ न कुछ लिखते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का कि क्रियात्मक अनुसंधान में परिणामों के मूल्यांकन की विधियाँ, जिसमें आज हमने पढ़ा क्वेश्चनियर मेथड। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे साक्षात्कार विधि और ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।